नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बनी सहमति, कभी भी हो सकता है ऐलान। आरजेडी 135 तो कांग्रेस को 60 से 62 सीटें, वीआईपी को 14 सीटें मिलने का अनुमान। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में अभी भी चल रही है तकरार। सीटों को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच कम नहीं हो रही तल्खियां, कई सीटों पर फंसा पेच। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए शर्जील ने मांगी अंतरिम जमानत। अरविंद केजरीवाल का दिया उदाहरण, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं शर्जील। अपने आवास से हरियाणा के लिए रवाना हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी आईपीएस पूरन कुमार के पीड़ित परिजनों से करेंगे मुलाकात। पूरन कुमार ने ली थी अपनी जान। लद्दाख हिंसा मामले में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 19 दिन से जोधपुर जेल में बंद है सोनम वांगचुक। कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक की तैयारी, सीएम सिद्धरामैया ने समीक्षा के दिए आदेश। महाराष्ट्र में एसआईआर को स्थानीय चुनाव तक स्थगित करने की सिफारिश, राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। 3 विधेयकों पर जेपीसी में शामिल नहीं होंगे विपक्षी दल, कांग्रेस ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को दी जानकारी। इन विधेयकों में उन नेताओं को पद से हटाने का प्रावधान जो गंभीर आरोपों में 30 दिन तक हिरासत में रहेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर, 12 घंटे चली मुठभेड़, एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सर्चिंग जारी। दिल्ली, यूपी और बिहार में बढ़ेगी ठंड, आईएमडी ने कई राज्यों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। गजा में युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हुए हस्ताक्षर, अमेरिका के साथ मिस्र, कतर और तुर्की बने गारंटर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। आपको सैल्यूट है, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने मिस्र में बांधे डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाक आर्मी चीफ मुनीर को बताया फेवरेट। अफगानिस्तान पर हमला करना पड़ा पाकिस्तान को महंगा, अब तालिबान ने टीएलपी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बलपूर्वक कार्रवाई का किया विरोध, कहा आशा है पाकिस्तान बल प्रयोग से बचेगा। ढाका में छात्रों की हिंसक झड़प में पत्रकारों समेत कई लोग घायल, ईंट पत्थर फेंके गए, मच गई अफरा तफरी। मां से बच्चे में 3 गंभीर रोगों का संक्रमण रोकने वाला पहला देश बना मालदीव, मिली बड़ी कामयाबी। स्पेसएक्स ने 40 माले की इमारत के बराबर रॉकेट का किया सफल परीक्षण, टेक्सास के बोका चिका से स्टारशिप की सफल लॉन्चिंग, 11वीं उड़ान में हासिल की ये खासियत। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन पद पर तीसरे कार्यकाल के लिए एन चंद्रशेखरन को मंजूरी, फरवरी 2027 तक होगा दूसरा कार्यकाल। सेवानिवृत्ति नीति में आया बदलाव। अब ट्रेन में लगेगा टाटा का लोहा, ऑटो के साथ ग्रुप अब रेलवे सेक्टर में उठाने जा रहा बड़ा कदम। इंडिगो पर भड़की जिंदल शॉ की एमडी स्मिनु जिंदल, चाचा नवीन ने भी जमकर लगाई फटकार। दीपावली और छठ में घर जाने की टेंशन खत्म, पूरे यूपी में रोडवेज चलाएगा 3000 बसें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव और सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। उससे पहले हुई बैठक में केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान सीट बंटवारे पर सब कुछ फाइनल हो गया। इस बात की जानकारी खुद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दी। बैठक के बाद ये बयान में कहा, इंडिया गठबंधन में सभी विषयों पर चर्चा हुई जिसमें राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। सुनिए। हमारे इंडिया गठबंधन से सभी विषयों पर चर्चा हुई। उस चर्चा में सम्मानित राहुल गांधी जी और अन्य सीनियर लीडर थे और अभी सब विषय पर हम लोग काफी पॉजिटिव संदेश है। हम लोग जो बिहार के गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनरों के परिप्रेक्ष्य में उनके विषयों पर हमने संवाद किया राहुल गांधी जी से। इतना ही नहीं, उन्होंने दावे के साथ आगे कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और जल्द ही सीट बंटवारे पर ऐलान भी हो जाएगा। वहीं अब सबकी नजरें इंडिया गठबंधन के आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं। आरएसएस की मानसिकता तालिबान जैसी है।
आरएसएस हिंदू धर्म को उसी तरह लागू करना चाहता है जिस तरह तालिबान इस्लाम के सिद्धांतों को थोपने के लिए आदेश जारी करता है। ये बयान दिया है कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया ने। यतेंद्र के इस बयान के बाद सियासी पारा भी एकदम हाई हो गया है और सिर्फ बयान ही नहीं, यतेंद्र सिद्धारमैया ने राज्य में आरएसएस पर बैन लगाने की भी मांग की है। यतेंद्र ने कहा कि आरएसएस को कानून के तहत लाना चाहिए और उसे एक पंजीकृत संस्था बनाना चाहिए। अभी वो एक स्वैच्छिक संगठन है, इसलिए उसे कुछ कानूनी छूट मिल जाती है। आरएसएस की सोच भी तालिबान जैसी है। जैसे तालिबान इस्लाम को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और महिलाओं की आज़ादी पर रोक लगाता है, उसी तरह आरएसएस भी हिंदू धर्म को सिर्फ अपने नज़रिए से दिखाना चाहता है। तो वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि आरएसएस अपनी शाखा लगाने के लिए सरकारी परिसरों का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने मुख्य सचिव से कहा है कि वो जांच करें और देखें कि तमिलनाडु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या उन्हें कर्नाटक में भी लागू किया जा सकता है। बता दें कि कर्नाटक में आरएसएस का विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक की आईटी मिनिस्टर प्रियंक खड़गे ने 4 अक्टूबर को सीएम को लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने राज्य के सरकारी परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की थी। बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सरकारी परिसरों और स्कूल में किसी भी तरह की राजनीतिक या धार्मिक संगठन की गतिविधियों पर रोक लगाई है। कर्नाटक सरकार अब उसी नीति का अध्ययन कर रही है और तय करेगी कि राज्य में भी वैसी ही कार्रवाई की जा सके। दरअसल आरएसएस लंबे समय से देश भर में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता रहा है, जिसमें शाखा लगाना भी शामिल है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकारी संस्थानों में इस तरह की गतिविधियां राज्य की धर्मनिरपेक्ष नीति और संविधान की भावना के विपरीत है। Where have I told to ban RSS? I have told them they should not. They are using government colleges, government schools, government universities, government grounds, archaeological sites. For what? They are poisoning the mind of young children. Who are the people who go to government schools and colleges? Poor people, backwards, SC, STs, Dalits, tribals, OBCs, backwards. And for them, you are indoctrinating religion into them. Whom I have to pray to, what I should eat, what I should wear, my parents will teach me at home. In schools, they're supposed to learn. They come there for education so that they can get out of poverty. How come, if this ideology is so good, why BJP's children are not in RSS shakas? Why are they not becoming Gaurakshaks? Why are they not becoming Dharmrakshaks? लेकिन कर्नाटक सरकार की इस मांग के बाद बीजेपी ने ही कर्नाटक सरकार और मल्लिकार्जुन खड़गे पर गंभीर आरोप लगा डाले। कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पुरानी फोटो शेयर की। इसमें देखा गया कि 2002 में बेंगलुरु के नागवारा में आरएसएस के एक कार्यक्रम में खड़गे शामिल हुए थे, जब वो राज्य के गृह मंत्री थे। ये फोटो शेयर करते हुए भाजपा ने लिखा, प्रियंक कह रहे हैं कि संघ की गतिविधियां जहर फैलाती हैं, इसलिए बैन लगाना चाहिए। लेकिन क्या आप भूल गए हैं कि 2002 में आपके पिता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संघ के शिविर का दौरा किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे और विधायक यतेंद्र सिद्धारमैया ने अपने बयान में आरएसएस को तालिबान से जोड़ा है। ये कुछ कांग्रेस नेताओं की बेतुकी सोच को दर्शाता है। ये दुनिया में एक अजीबोगरीब नई मानसिकता लगती है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो राष्ट्र की सेवा करता है और चरित्र निर्माण करता है। ऐसे संगठन को तालिबान से जोड़ना गलत और निंदनीय है। वहीं बीजेपी नेता बीवाई विजेंद्र ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आरएसएस शाखाओं से युवा और वृद्ध दोनों द्वारा गूंजे जा रहे भारत माता की जय के नारे और कोरस ने उन लोगों को विचलित कर दिया है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनने के आदी हैं। सिद्धारमैया ने सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने का आदेश भी दे दिया है। तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने भी उनका साथ देते हुए आरएसएस को इंडियन तालिबान बताया है और कहा कि ये संगठन बिना इजाज़त के सरकारी स्कूलों में शाखाएं यानी बैठकें या ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। उन्होंने रविवार को कहा कि आरएसएस एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है और उसे मैदानों या पार्कों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होती है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे और बीजेपी नेता बीवाई विजेंद्र ने कहा, आरएसएस की विचारधारा राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार की है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
केरल के कोट्टायम में रहने वाले 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी ने आरएसएस के कारण खुद की जान ले ली। जीवन लीला समाप्त करने के पहले युवक ने एक नोट लिखकर आरएसएस पर शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उस नोट में बताया कि उसके पिता ने उसे बचपन में ही आरएसएस में डाल दिया था। इस मामले में अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरएसएस पर हमलावर होते हुए एक्स पर लिखा कि एक 4 साल के बच्चे के पिता ने भरोसा कर उसे आरएसएस की शाखा में भेजना शुरू किया कि वो कुछ अच्छा सीखेगा, लेकिन आरएसएस की शाखा के अंदर 4 साल के मासूम बच्चे का यौन उत्पीड़न हो रहा है, उसका बलात्कार हो रहा है। इससे ज्यादा दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ आनंदू अजी की बात नहीं है। आनंदू के मुताबिक आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप्स में अनेक बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। आरएसएस समाज को सुधारने का स्वयंभू ठेकेदार बनता है। आरएसएस खुद को रजिस्टर भी नहीं करवाता। आरएसएस के पास मेंबरशिप का रजिस्टर भी नहीं होता। ऐसे में जब आनंदू जैसे उदाहरण सामने आते हैं तो पता चलता है कि पर्दे के पीछे एक सड़ा हुआ संगठन है जिसका नाम आरएसएस है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि आनंदू ने अपने पोस्ट में कई बार आरएसएस का नाम लिखा, लेकिन एफआईआर में आरएसएस का नाम तक नहीं है। आखिर ये कैसा आतंक है? आनंदू अजी ने लिखा, वो तो दर्दनाक है ही, खौफनाक है ही। ये एफआईआर आज हुई है, इसमें आरएसएस का नाम नहीं। किस बात का डर है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन एक तरह से मान लीजिए, वो उसमें आरएसएस का नाम एक बार नहीं अनेक बार लिखता है, लेकिन एफआईआर में आरएसएस का नाम नहीं है। ये क्या आतंक है, क्या मजबूरी है कि आपको आरएसएस का नाम लिखने में डर लग रहा? ये कैसा संगठन है साहब? सिस्टम घबरा जाए, क्या उस संगठन का होना इस समाज के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस सरकार के लिए, इस देश के लिए अच्छा है, जिससे सिस्टम डरता हो? आनंदू की खुद की जान लेने का ये मामला अब आरएसएस की मुसीबत बनता जा रहा है और संघ आरोपों से घिर चुका है। बिहार एसआईआर प्रक्रिया के पहले एसआईआर यानी वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के जिले किशनगंज में 2 संदिग्ध गैर नागरिक सामने आए थे। इसके आधार पर चुनाव आयोग ने आवेदकों की 2 आपत्तियां दर्ज की थी। हालांकि राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से पता चलता है कि उन 2 नामों को भी वोटर लिस्ट में जगह मिल गई है। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची से पता चलता है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने आपत्तियों को खारिज कर दिया, क्योंकि एक ही मतदान केंद्र के एक पुरुष और एक महिला मतदाता दोनों का नाम मतदाता सूची में शामिल था। इस खुलासे के बाद अब विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर रहा है। जैसे आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने दावा किया था कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। एक तरफ ये दावा किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि वोटर लिस्ट में एक भी विदेशी नागरिक को शामिल नहीं किया जाएगा, तो दूसरी तरफ एसआईआर में ये बड़ी धांधली सामने आई है। जिन 2 नामों पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जिनके बारे में चुनाव आयोग ने शिकायत की थी, ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए ये जरूरी था कि पहले उनकी जांच कराई जाती। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से ऐसे लोगों की जांच करने को कहा था जो संदिग्ध हो, लेकिन चुनाव आयोग अपने काम को सही तरीके से करता नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या विदेशी नागरिक के नाम पर बीजेपी विरोधी वोटरों को ही टारगेट किया जा रहा है? दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन
सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी। जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।